नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और आज का विषय थोड़ा गंभीर है, बांग्लादेश का विषय है। मोहम्मद यूनुस साहब बीजिंग अपनी स्टेट विजिट पर जाते हैं 7 दिन की, और वहां पर वो 7 इंडियन स्टेट्स यानी कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन स्टेट, सिक्किम, इन स्टेट्स के बारे में कहते हैं कि सिंस इनके पास कोई सी एक्सेस नहीं है, सी रूट नहीं है, तो बांग्लादेश जो है वो गार्डियन ऑफ द सी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बीआरआई इनिशिएटिव के तहत गवादर पोर्ट बनाया गया और तिब्बत से उसको जो है सी रूट दिया गया, जिसमें बीआरआई के तहत मिडिल ईस्ट और आपके रेड सी और पैसिफिक में सामान भेजने का पूरा प्रावधान किया गया। अब ये बांग्लादेश गार्डियन ऑफ द सी कैसे बनता है? क्योंकि चाइना बांग्लादेश की मदद करता है जब स्टूडेंट अपराइजिंग होती है। स्टूडेंट अपराइजिंग में जब उन पे लाठी चलती हैं या वो जब आहत होते हैं, तो चाइना, बांग्लादेश की रिजीम चेंज होती है शेख हसीना की, तो उनकी मदद करने के लिए वहां पे मेकशिफ्ट मेडिकल कैंप्स और अपने डॉक्टर्स और अपनी एम्बुलेंसेस भेजता है। और उसके तहत फिर युआन प्रोविंस में 3 बड़े अस्पताल जो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए कार्यरत है, उनको वो खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये बांग्लादेश और चाइना का एक ये भी कारण हो सकता है कि उनको मेडिकल टूरिज्म के तहत वहां से वीजास दिए जाएं ताकि वो युआन प्रोविंस तक जाके अपना इलाज करा सके। ये भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, या भारत की जो एक्सटर्नल हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके लिए एक आहत भरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब भारत का ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के साथ जो है सी रूट है। अगर मैं आपको इस ग्राफ में दिखाऊं तो आप देखिएगा कि पैनागॉन से लेके इलाहाबाद से सागर तक का ये रूट जो है वो आप देखिए कलकत्ता से जाता है, और दूसरा रूट जो है वो नारायणगंज होते हुए सिलघाट की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ हमारा जो एक्सेस है, वो जो रेड लाइन आप देख रहे हैं जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं, उसको अभी तक बुल्स नेक बन जाना चाहिए था। बांग्लादेश में जब रजीम चेंज हुआ तो हमने शेख हसीना को जो यहाँ पे संरक्षण दिया, उसके तहत मोहम्मद यूनुस सरकार ने ये कहा था कि शेख हसीना को हमें सौंप दीजिए क्योंकि हमारे इंटरनल मैटर है ये। भारत ने उसमें दखल अंदाजी की और जिसकी वजह से हमारी नेगोशिएटिंग पावर्स कम हुई, नहीं तो हम इस अभी तक अपना एक्सेस त्रिपुरा को बढ़ा सकते थे थ्रू चिकन नेक। अब ये मामला जो है वो कितना गंभीर है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टारगेट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ है, क्योंकि ड्राई रन प्रोटेस्ट मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि एंड गेम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था, जो चाइना को अपीस करने के लिए अरुणाचल उनको हैंड ओवर करना चाहता था। अरुणाचल में 2 काउंटी और बहुत सारे गांव बना चुके हैं चाइना की सरकार। और आपने देखा कि 2020 में अपने बीआरआई इनिशिएटिव के तहत पैनगोंग लेक से लेके डेप्सोंग वैली तक चाइना ने 36,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा अतिक्रमण कर लिया, जिसमें मोदी जी का ये कहना था कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। और इसमें एक सेपरेट कंट्री फ्रॉम पार्ट्स ऑफ म्यांमार, बांग्लादेश और फ्यू इंडियन स्टेट्स रोहिंग्यास के लिए बनाने का प्रावधान है, जिसको जोलैंड भी कहा जा सकता है या जिसको एक क्रिश्चियन स्टेट भी कहा जा सकता है। गिरीश जोशी, ये सारे परिवेश को आप कैसे देखते हैं? ये सारा मामला क्या है? विस्तार से हम आपसे समझना चाहते हैं। आत्मा जी, देखिए, गलतियां हमने करी हैं। 2018 में एक ढाका से सऊदी अरेबिया फ्लाइट जा रही थी, उसमें कलकत्ता के ऊपर आते ही किसी लेडी की पोजीशन बहुत मेडिकली सीरियस हो गई, हार्ट अटैक आ गया था उसको। और इंटरनेशनल ये प्रोटोकॉल है कि अगर इमरजेंसी मेडिकल है तो एनी एयरपोर्ट विल परमिट देम टू लैंड। हमने घस के उनको मना कर दिया, वो फ्लाइट वापस ढाका चली गई और दैट लेडी डाइड। उसके बाद इतने सालों से एक अरेंजमेंट चल रहा था कि हम लोग 6 से 7 हजार बांग्लादेशियों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता में आने की परमिशन देते थे। वो सडनली हमने 1,000 कर दी और बोला कि भाई एम्बेसी में हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो ये आपने थोड़ा सा डेवलपमेंट करा। और एक कर दिया आपने कॉमर्शियल की बहुत ही महंगी बिजली बेचने के लिए आप वहां चले गए। शेख हसीना फॉर अंडर अनड्यू प्रेशर, उसने वो आपको एग्री भी कर लिया। अब वो रेजिम चेंज होते ही ये सारा आपके सामने आना था। अब देखिए, इसमें जो 6-7 दिन की विजिट में ये करके आया है, इसका लॉन्ग रन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मोहम्मद यूनुस ने
एक तो वहां से एग्रीमेंट करा लिया कि ये जो डेफिसिट है इनका ट्रेड बैलेंस में, उसमें नाउ चाइना विल इंपोर्ट मैंगोज, जैक फ्रूट और गुआ, और वो उसको उसमें बेनिफिट करवाएगा ताकि ट्रेड बैलेंस बना रहे। उनको कुछ इंडस्ट्रीज वो बना रहे हैं कि भाई हम लोग बांग्लादेश में शिफ्ट करेंगे फॉर चीप लेबर। चाइनीज लैंग्वेज इज बीइंग ऑफिशियली टॉट इन बांग्लादेश, क्योंकि उनको वो लेबर की शॉर्टेज है। वो वन चाइल्ड वाली पॉलिसी में चाइना को थोड़ा सा धक्का लगा है कि उसका वो मिडिल एज ग्रुप खत्म हो रहा है, उसने ये अरेंजमेंट कर लिया। अब मोंगला पोर्ट का जो डेवलपमेंट करना था, तो तीस्ता रिवर और वाटर मैनेजमेंट पे दोनों पे उसने एग्रीमेंट कर दिया। अब मोंगला पोर्ट अगर डेवलप होता है तो ये BRI वाली स्कीम में उसको और किसी की यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी इसमें देखिए इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, डिजास्टर मैनेजमेंट और HRD में भी उन्होंने MOU साइन करा है। अब इसमें एक एडवांटेज आप देखिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस जो हमने करी, उसमें युआन प्रोविंस जो है वो नॉट ओनली बांग्लादेश, वो हमारे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल को भी टच करता है। और वहां पे 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाइना बना के दे रहा है जस्ट टू कैटर द बॉर्डर पीपल। अब आपने जो करा था वो आपने बंद कर दिया, उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि ये पेनिट्रेशन कहाँ होगा। कल अगर वो स्पेशल वीजा मेडिकल के लिए ग्रांट करता है टू पीपल ऑफ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, तो ये बहुत सारे और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगा। और आज ही मैसेज आया कि UN में जो रेफ्यूजी रेजोल्यूशन था उसको हम लोगों ने घस के मना कर दिया कि वी आर नॉट साइनिंग इट। तो UN कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज में वी हैव सेड कि भाई बांग्लादेशीज आर नॉट वेलकम। तो आपने कौन सा स्ट्रिक्ट पोजीशन करना है, आपको नहीं पता है कि आप लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आप अपना क्या नुकसान कर रहे हो। अभी इसमें देखिए एक जो कंपनी है दैट दे हैव ऑलरेडी साइंड ऑफ कि वो सोलर का बहुत बड़ा प्लांट डालेंगे, दैट इज लोंगजी ग्रीन टेक। वो सोलर पैनल की फैक्ट्री डालने जा रहा है चाइना में, और दैट ऑलरेडी दे हैव फाइनलाइज दैट। तो इन्वेस्टमेंट्स भी चाइना करेगा, पोर्ट डेवलपमेंट भी कराएगा। और ये उसकी थियरी सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, ऑल ओवर अफ्रीका में भी आप देखिए 4 लाख किलोमीटर की उसने लाइन डाल के दी है। चाबार पोर्ट आपके पास था, आपने हाथों हाथ छोड़ दिया। अब चाबार पोर्ट चला गया, 1400 किलोमीटर की उसने लाइन बना दी। अब वहां से चाबार से बीजिंग उनकी एक लाइन पड़ गई। लास्ट 3 महीने में 12,000 ट्रिप्स उन्होंने कर ली है ट्रेन की। वहां से कंटेनर आते हैं, चाबार पे खाली होते हैं, रिटर्न में वो ईरान से ऑयल लेके जा रहे हैं। तो अपने आप को फोर्टिफाई करने का चाइना ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। उसमें हम लोग ये बताने के लिए कि हम लोग चाइना को भी लाल आंख दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को भी दिखा रहे हैं, हम लोग बांग्लादेश को भी दिखा रहे हैं। बाकी तो ये चक्कर में हम लोगों ने अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। उसको अब कैसे रिकवर करेंगे, दैट आवर ओनली डिप्लोमेसी कैन से, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हाउ दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। जी, इंडिया और बांग्लादेश के मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप्स रहे हैं। इंडिया ने सफिशिएंट सिग्निफिकेंट बांग्लादेश को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। इसमें इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया हैज एक्सटेंडेड अप्रोक्सीमेटली $7.9 बिलियन इन लाइंस ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो मेजर ट्रेड इंडिया के साथ उनका है, टेक्सटाइल्स हमारा यहाँ से जाता है जो प्रोसेस होके आगे अमेरिका भी जाता है। बायलैटरल ट्रेड जो इंडिया और बांग्लादेश का है वो करीब 10 बिलियन का है। एनर्जी कॉर्पोरेशन की आपने बात की, गोडा का पावर प्लांट बांग्लादेश के साथ अनुबंध के तहत अदानी को दिया गया, जिसमें $350 मिलियन का ड्यू जो है वो हो गया, क्योंकि उसको बिजली को महंगा बेचा गया। यहाँ पे SEZ बनाया गया, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को पास ऑन नहीं किए गए। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एनर्जी कॉर्पोरेशन में हमारा दखल है। आपने देखा कनाडा में जब ओंटारियो ने ये कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करते हैं उस पर हम टैरिफ लगा देंगे, तो फिर अमेरिका को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा कार्स और ऑटो कंपोनेंट्स पर। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात करें तो कोविड-19 के पैंडेमिक में इंडिया ने वैक्सीन और मेडिकल एड बांग्लादेश को दी है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया सिरे से स्कॉलरशिप्स बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंज के तहत देती आई है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो इंडिया की जो कमिटमेंट है बांग्लादेश को, उसके डेवलपमेंट और बायलैटरल टाइज को जो है वो अंडरस्कोर करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो शेख हसीना को हमने यहाँ संरक्षण दिया और यहाँ पे दिल्ली में उनको यहाँ पे रखा, जबकि ब्रिटेन भी उनको लेने को तैयार नहीं था, इसका नुकसान भारत को भुगतना पड़ा? और हमारे जितने भी लुक साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी है या ग्लोबल साउथ की तरफ जिस तरीके से चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड और म्यांमार
वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। बांग्लादेश भी किसी गिनती में आ गया है कि बांग्लादेश भी अब भारत का एक दुश्मन देश बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने जो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस भी की हैं, और पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को वीजा फ्री किया है। इस सारे परिवेश को आप साउथ ईस्ट पॉलिसी की तरफ इंडिया की नजरअंदाजी को कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे इनिशियली मैंने बोला कि इंटरनेशनल में आज चाइना की आप थियरी देखिए तो उसका क्या है, वो बोलता है डिस्प्यूट्स आर सेपरेट, हम लोग कॉमर्शियल और कल्चरल में उसको कहीं इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो वही उसकी पोजीशन है कि वो उसको सेपरेट रख रहा है, उसको सेपरेटली वो डेवलप करता चला जा रहा है। इनिशियली अगर हमने चाइना को उतना बुरा पिक्चराइज नहीं किया होता तो शायद वो इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन सैंक्शन के बाद वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जो चले गए, वो क्लियर कट आपके पास आते। वो आपके पास आए नहीं, वहीं आपने उसका नुकसान करवा लिया। तो डिप्लोमेसी सेपरेट। आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, जो एडवांटेज होता था मनमोहन सिंह या राजीव गांधी के टाइम पे, वो इमीडिएटली आके अपनी बता देते थे कि भाई ये सोच रहे हैं, लेकिन अगर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारे इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये आपने गैप इतना बड़ा छोड़ दिया कि यू लेफ्ट द पीपल टू डिसाइड। तो उसके बाद फिर आपने सोचा कि चलो गोदी मीडिया को ही हम लोग माउथ पीस बना लेते हैं कि वो हमारा एडवर्टाइजमेंट करता रहेगा। वो मिसफायर हुआ क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ थी और आपने जो अनाउंस करा वो कुछ था। इनिशियली चाइना ने भी ये बताया था कि भाई इंडियन मीडिया इज डूइंग अ रॉन्ग प्रोपोगंडा अगेंस्ट चाइना। उसके बाद भी आप सुधरे नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में मीडिया, लोकल मीडिया, अभी यहाँ जैसे आप दिखा रहे हो, आप फॉरेन मीडिया देखिए तो जो लोग आ रहे हैं बोले मोदी जी अमेरिका की विजिट में गए तो ये हुआ हुआ, वहां लोकल का कोई भी पेपर या टीवी आपको कोई तवज्जो नहीं देता है। आप कितना देते हो? आज अगर कोई छोटा सा कंट्री में कुछ होता है तो यू डोंट माइंड एट ऑल, आप उसको क्यों इंपॉर्टेंस दोगे? आज जर्मनी में यूरोपियन यूनियन इतना स्ट्रांगली अगेंस्ट यूके के सामने डेवलप होके वो अपने आप को असेंबल कर रहा है। जर्मनी जो अलग जा रहा था वो वापस उसके साथ आ रहा है। तो ये न्यूज ये नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमारी उसमें बदनामी हो रही है कि हम लोगों ने किसी से भी रिलेशन अच्छे नहीं रखे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपका ईरान का पोर्शन आपके चला जा रहा है क्योंकि उसको अफ्रीका कैटर कर लेना है, वो अक्रॉस द बॉर्डर कर लेगा। और अभी एक चीज तो आपको मान ही लेनी पड़ेगी कि अमेरिका भी रह रहे के चाइना का लोहा तो मान ही रहा है। अब वो नेवल में उसके साथ नहीं, आज भी नेवल फ्लीट में ही इज मच मोर अहेड देन यूएस। और सबसे बुरी बात है कि आपने देखिए डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, रशिया और चाइना ने ऐसे मोमेंट पे हिट किया है कि आउट ऑफ द ब्लू अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं $600 बिलियन, उसने ऑलरेडी दे भी दिए हैं कि मैं गोल्डन डोम बनाऊंगा, जैसे इजराइल में आयरन डोम बना था। अब ये गोल्डन डोम को बनेगा 2030 में। अब वो वनरेबल हो गया, उसने अनाउंस करके वो ओपन हो गया कि अभी वो सेफ नहीं है। तो ये अभी युद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा, टालेगा, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि दे विल हिट। लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो ईरान को भी धमका रहा है। कल उसने रशिया को भी बोल दिया कि 1 महीने में सेटल करो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। नथिंग इज हैपनिंग। आप पनामा कैनल पे सेटल कर रहे थे, हांगकांग में प्रेशर आया सबका, तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई इसको तुम सेटल करो। ये अगर तुम सारा ही एक इसको दे दोगे ब्लैक रॉक को, और पूरा 44 पोर्ट्स एंड 99 जेटीज अगर वो सारी उनके पास चली जाती है तो वो तो पूरा बिजनेस कंट्रोल करेंगे। और कोई फॉरेन एक्सपर्ट ही बोल रहा था कि ट्रंप ने उधर से रिकॉर्ड निकलवाया कि पनामा से कितने वेसल निकलते, तो 75% ऑफ द वेसल्स वर चाइनीज। तो ही इनडायरेक्टली थॉट कि अब चलो इनसे ही हम लोग पैसा कमाते, वो हमसे बहुत कमा रहे हैं। तो इसका जो कॉमर्शियल एंगल है वो अंडरवर्ल्ड जैसा है कि भाई आपने कमा लिया तो हमको दे दो, नहीं तो इतना नहीं दोगे तो हम ये करेंगे। तो वो जो थियरी है वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं चलती है। दैट इज गोइंग टू मिसफायर। और इसमें बांग्लादेश आपने हाथ से छोड़ दिया है। अभी बांग्लादेश सिर्फ आपके हाथ से नहीं निकल रहा है। इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद ऑलरेडी सीआई यहाँ पे एक्टिवेट था कि उसको जो पीपल बोलते हैं। ये हमारे सारे जो हैं बॉर्डर स्टेट्स, उसमें से एक जोगैम लैंड तो उसी वक्त डिमांड था कि कट करके दे दें इनको, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी इज 85%। तो ये फिर आपने 70 साल के बाद जोगैम लैंड का भूत जिन निकाल दिया बाहर। दिस विल क्रिएट अ ट्रबल नाउ। और मणिपुर हम उसको देख रहे हैं, इतना करने के बाद भी आपसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज में डिस्टर्ब। आपने कभी कोई सिंपल पॉलिसी नहीं करी थी, बड़ी मुसीबत से 30-40 साल में हम उनको कन्विंस कर पाए थे कि दे शुड कम। आप इधर भी देख लो, तिब्बत में क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक खुल के बोल रहा है कि भाई हमारे आदमी लोग वहां पे जानवर ले जाके गेज नहीं कर पा रहे हैं, चाइनीज इतने तक आ गए। तो आपने क्या करा है? मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड एक्सेप्ट इन लोकल पॉलिटिक्स कि औरंगजेब की वो कबर कहाँ पे तोड़नी है, अब उनको कैसे गिफ्ट देके कन्विंस करना है। वी आर जस्ट इनटू दैट नटशेल ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल में हमारा क्या सत्यानाश हो रहा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। जी
आपने इंडिया की बात की। इंडिया क्या अब फ्रीली नॉर्थ वियतनाम जो चाइना के बॉर्डर के साथ लगता है उसमें अपना दखल रखे, इन्वेस्टमेंट करे? क्योंकि यूएस के साथ वियतनाम का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है आफ्टर चाइना एंड मेक्सिको। तीसरे नंबर पे वियतनाम आता है। इंडिया क्या डिफेंस कॉपरेशन फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया में आपको पता है कि नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है जिसमें कनाडा, अमेरिका, चाइना सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी साउथ ईस्ट पॉलिसी में इन देशों को अभी तक अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बना पाए हैं, जबकि वियतनाम का मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में होता है। और भारत भी निवेश के लिए अमेरिकन और इजरायली कंपनीज को देख रहा है। डिफेंस में इजरायली कंपनीज का दखल अंदाज है और टैरिफ वॉर में अमेरिका के आगे कहीं ना कहीं इंडिया झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी जानना मुश्किल है कि बांग्लादेश एक सडनली एक यूएस का भी पॉन बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो सीआईए के एजेंट माने जाते थे पहले, और ये माइक्रो फाइनेंस का जो कारभार है सारा वो लेके आए थे। अब वो यूएस को छोड़ के चाइना की तरफ उनका झुकाव जो है, वो चाइना जब गए हैं वो अपनी विजिट पर, तो उसमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी। आज की डेट में पाकिस्तान हैज बिकम अ फेल्ड स्टेट। पहले वो यूएस से बोरो करता रहा, उसकी सारी इकोनॉमी यूएस से चलती थी। अब उसकी इकोनॉमी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, यूएस के पास पैसा नहीं था देने के लिए उनको, तो वो चाइना की तरफ चला गया, तो चाइना की कॉलोनी बन के रह गई है। क्या हम ये सेफली अज्यूम कर लें कि बांग्लादेश भी एक चाइना कॉलोनी बन के भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है? क्योंकि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग करके क्या आप बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं वेस्ट बंगाल से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, तीनों कंट्रीज के साथ? जी। नहीं, ये डिप्लोमेसी आप देखिए कि शेख हसीना के पूरे टर्म में उन्होंने आतंकवादी कुछ कैंप्स बॉर्डर पे उल्फा या इनको जो सपोर्ट था वो उसने बंद किया। उसके अलावा शेख हसीना ने आपको कौन सा एडवांटेज दिया है? आपका त्रिपुरा का जो आप बोल रहे हो कि जो बुलनेक बनाना था, उसी वक्त आप उसको निगोशिएट कर लेते। तो ये जो सरदर्द है आपका, छोटा सा चिकन नेक में ऊपर से चाइना आपको प्रेशर कर रहा है, नीचे से बांग्लादेश कर रहा है, तो आप उसी का सॉल्यूशन निकलवा लेते। और लैंड डील तो आप ट्रांसफर्स कर ही रहे थे, तो आप उतना समझा के ले लेते कि भाई त्रिपुरा में भी तो त्रिपुरा तीनों तरफ से गिरा हुआ है, वो सेटल्ड नहीं हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश को तीनों तरफ से वो गिरा हुआ है। तो आप उसी में सेटल करके यहाँ से चिकन नेक को बड़ा करवा देते। एक सीधा सा सिंपल था। तो मतलब शेख हसीना को आज आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया था जो आप उसको कर रहे हो। और आप अभी आपने क्या कर दिया, उसकी वजह से आपने सारों के साथ रिलेशन खराब कर दिया। आप पे कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप शेख हसीना को, लेकिन उनको शायद मन में ऐसा हो कि मैं भी इंदिरा गांधी की तरह इसको बिठा के मैं वॉर कर दूंगा और वहां पे उनको बिठा दूंगा, ये अगर उनके दिमाग में था तो इट इज टू लेट टू डू। 71 की पोजीशन अलग थी, अभी की पोजीशन अलग है। चाइना 71 में कुछ नहीं था, अभी चाइना इज टोटली टेकिंग कंट्रोल फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली ऑफ द एशियन ट्रेड। तो आप कैसे उससे लड़ पाते? तो बेहतर ये होता कि आप पैरेलली यूनुस पहुंचने के बाद आप 2-3 बार तो आपके डोभाल साहब भी गए, शंकर जी भी गए, तो वो क्या करके आए चाइना में? व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट वर दे सेटलिंग आउट? अभी आप धीरे से बोल रहे हो कि नहीं हम डायरेक्ट फ्लाइट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। आपने वीजास बंद कर दिए थे, इंडियन पॉलिटिक्स को इनकलकेट करने के लिए आपने उनके वीजास बंद कर दिए, आपने टिकटॉक बंद कर दिया। अब वही टिकटॉक अमेरिका लेके उसको दे रहा है एलन मस्क को। तो आप अपनी डिप्लोमेसी देखिए, आप क्यों उतना इंप्रेस हो रहे हो अमेरिका से? वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी पोजीशन आप देख लिए। अभी वो डरता सबसे इसी के लिए है कि आपका इकोनॉमिकल जो कंट्रोल था, आप टेररिज्म जिस बेस पे करते थे दैट वाज स्विफ्ट, पूरे बैंक के ट्रांजेक्शन करते थे। लास्ट 3 महीने में 50% ट्रांजेक्शन हैव शिफ्टेड टू ब्लॉकचेन सिस्टम ऑफ चाइना। युआन में पेमेंट करा है, उसका टेक्निकली आप डिफरेंस देखिए तो स्विफ्ट से आप पेमेंट करते हो उसको 4 से 5 दिन लगते हैं और 23% मैक्सिमम उसमें आपको ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। इन्होंने अपनी यूपीआई सिस्टम पे डायरेक्ट पेमेंट युआन में करने का शुरू किया। सबसे पहले हांगकांग ने करा, दैट पेमेंट वेंट इनटू 8 सेकंड्स। उसके बाद थाईलैंड ने किया 8 सेकंड्स। सऊदी अरेबिया एंड कतर आल्सो ट्राइड दैट, उनका पेमेंट विदाउट एनी कमीशन चार्जेस और एनी इंटरमीडिएटरी उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो आप ये समझ रहे हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तो चाइना ने पहले ही काट दिया है। तो तुम ये एसेस करते हैं कि अभी अमेरिका के साथ रहने में कुछ फायदा या नहीं है? हम लोग कॉलोनी बनते चले जा रहे एशिया खंड में, और अभी ये डिमांड उठने लगी। आप देखिए बहुत स्मार्टली उन्होंने इंडोनेशिया को इंडक कर दिया है। कल अगर इंडिया को बाहर भी निकाल देते तो ब्रिक्स का ब्रिक्स ही रहेगा, इंडिया की जगह इंडोनेशिया हो जाएगा।
तो आप समझ भी पा रहे हो कि आपके सामने पीछे क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, कि आप इधर ही पड़े रहोगे लोकल पॉलिटिक्स को इनकलकेट करने में। जी। गवादर ने शायद बांग्लादेश को एक आइडिया दे दिया कि समथिंग लाइक दैट अगर ईस्ट में भी क्रिएट हो सकता है, जिसमें बांग्लादेश के पोर्ट को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ, और चाइना क्योंकि पोर्ट्स की तलाश में रहता है, उस तरीके से गवादर के बाद अब बांग्लादेश के पोर्ट्स पर भी चाइना की नजर है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो है वो भी अच्छी खासी है, और इंडिया उसमें जो है अभी तक अपनी चुप्पी साधे है शेख हसीना को लेकर। शेख हसीना कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी बन गई है बांग्लादेश के लिए, और ये फेंसिंग से बांग्लादेश के रिलेशंस इंप्रूव नहीं होंगे और खराब होंगे। आपने ठीक कहा कि मोहम्मद यूनुस ने खुद ही अपॉर्चुनिटी दे दी है भारत को कि चिकन नेक को बुल्स नेक बनाने का समय आ गया है। म्यांमार की रेबल आर्मी अराकान आर्मी भी, कुछ लोगों का मानना है जो सरकार के समर्थक हैं, अराकान आर्मी का भी सपोर्ट लेकर बांग्लादेश का एक्सेस सी को रोका जा सकता है अगर देश चाहे। हमारी नेशनल सिक्योरिटी या हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी चाहे तो इस पर भी काम कर सकती है। मैं आखिर में आपसे एक डेटा शेयर करना चाहता हूं। ये कॉम्पिटोल कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का रेवेन्यू अकाउंट का डेटा है ये डिसबर्समेंट्स का, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंटरेस्ट पेमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ डेट करीब 11 लाख करोड़ रुपए की है। बजट एस्टिमेट 11,92,000 करोड़ का है, और रिवाइज एस्टिमेट 24-25 का जो है 11,85,000 करोड़ का। ये हमारी टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है। और बजट एस्टिमेट अगर 25-26 का लगाएं पिछले वित्तीय वर्ष के परसेंटेज के हिसाब से, तो ये हमारी इंटरेस्ट पेमेंट बैठ जाएगी 13,15,837 करोड़ रुपए। अगर हम अपने टोटल वित्तीय बजट की बात करें तो हमारा जो टोटल जोड़ है नॉन टैक्स रेवेन्यूज और रेवेन्यू रिसीट्स का मिला के कैरिड ओवर के साथ, वो करीब 385 लाख करोड़ बैठता है 23-24 में। 24-25 का बजट एस्टिमेट है 408 लाख करोड़, और रिवाइज एस्टिमेट है 409 लाख करोड़, और बजट एस्टिमेट 25-26 का बैठता है जाके 436 लाख करोड़ के करीब। तो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट, और अभी एक खबर आई थी कि जनवरी में हम लोग अपने पीसेक्स भी $6 बिलियन के जनरेट करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया ने अपने रिकॉर्ड्स में दिखाया है, क्या ये भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है, या ये भारत को अमेरिका के और इजराइल की निर्भरता की ओर लेकर जा रहा है, जिसमें जियोपॉलिटिक्स में भारत को बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और बाकी साउथ ईस्ट कंट्रीज से जो है वो दिक्कत आ सकती है। गिरीश जोशी जी, आखिरी टिप्पणी। तो देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उनका, वो आप षड्यंत्र देखिए कैसा है। उन्होंने 18,200 करोड़ रिलायंस को दिया था जियो इंस्टीट्यूट बनाने के लिए नवी मुंबई में। अभी उसके पहले उन्होंने उनको सोलार के लिए जो पीएलआई में पैसे दिए थे 18,200 करोड़, अभी उनको नोटिस निकाला है कि 12,500 करोड़ आप वापस दे दो, क्योंकि आपने डेडलाइन मीट नहीं करी है। फाइन जो लगा उसके उन पे बाद 1.2 लिस्ट जिन्होंने उनको नोटिस दिया है, उसमें रिलायंस अनिल अंबानी को भी 25 करोड़, अडानी ग्रुप का अभी डिक्लेयर नहीं किया है, उनको नोटिस दिया है। टाटा ग्रुप को बोल दिया है कि 2554 करोड़ आपको भर दो। वो पूरी कार इंडस्ट्रीज को पुराना टैक्स निकाल के रिकवर करा कि आप स्पेयर पार्ट्स बेचते थे, विच वाज अगेंस्ट द कमीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो वो एमआरटीपी में उसने उसको नोटिस दे दिया। इंडिगो को अभी आप देखिए उन्होंने करोड़ का नोटिस दिया है। जेट एयरवेज और उनसे भी वो रिकवरी के लिए डिमांड कर रहे हैं। ओयो रूम्स और मेक माई ट्रिप जो आप स्टार्टअप इंडिया के जो आप बता रहे थे, उनको भी आपने नोटिस दे दिया। ओयो रूम्स वाला का था उनको 170 करोड़, मेक माई ट्रिप को 224 करोड़। क्योंकि आप लोगों ने इलीगली वो सेल करके डायरेक्ट उसमें मोनोपोली आपने तोड़ने की, दूसरों को कॉम्पिटिटिव में आप नड़े हो। अभी सीमेंट कंपनीज को मिलके 6,700 करोड़ और गूगल को 1,340 करोड़। अभी ये आप नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐसा करके रिकवर करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का क्या होगा एफडीआई का? तो ये मतलब वो अभी आप देख लीजिए, बिल्कुल होशियारी से आपने स्पेक्ट्रम का पैसा वोडाफोन से और एआई से नहीं लिया। अभी आप उसमें 49 तक शेयर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या आप इनडायरेक्टली नेशनलाइजेशन की तरफ आ रहे हो कि आप सारी कंपनियों को बाद में आप जैसे भी होगा तो आप उसको आपने इक्विटी में कन्वर्ट करा लोगे और आप अपना डायरेक्टर बिठा दोगे? तो क्या ये जो आपने अभी सिस्टम करी थी, जैसे इंस्टीट्यूट आपने आरएसएस वालों को दे दी, आपने दूसरे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट से जैसे पोर्ट्स में जैसे डेप्यूटेशन पे जाते हैं आदमी वो है, उन्होंने बोल दिया आईएएसओ की जरूरत नहीं है, बाबू लोग देश नहीं चलाएंगे। मतलब इनके जो ग्रुप चलाएंगे। रिजर्व बैंक का गवर्नर है वो ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट है। तो ये जो आप सिस्टम कर रहे हो इनडायरेक्टली पीछे से नेशनलाइजेशन करने का, ये जिस दिन बाहर आ जाएगा
यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि आपके पास एफडीआई नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी देखिए दो जो कर ब्लैकस्टोन वो बहुत ही सेफर साइड पे आई, वो डेटाबेस पे काम करेंगी और आपका लॉजिस्टिक पार्ट पे काम करेंगी। मतलब जमीन आपकी है, बांधकाम वो करेंगे, कमाएंगे वो, अगर वो नहीं हुआ तो उसके बाद वो छोड़ के चले। कोई भी बड़ा मेजर प्लांट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, एक उसमें आपको ऐड कर दूं कि बीवाईडी कंपनी ने 2023 में एक प्रपोजल डाला था कि हम लोग वहां पे आते हैं। हम लोगों ने वो चाइनीज एग्रेशन के चक्कर में हमने उनको मना कर दिया। आप फिर उनको आप बुला रहे हो, ओडिशा में उसने 200 एकड़ जमीन ले ली है, ही स्टार्टिंग। और वो जो ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी लेके आया है, वो सारी दुनिया के वो हचमचा रहा है, क्योंकि दैट विल टेक 8 to 10 मिनट्स टू चार्ज और दैट विल गो अप टू 400 किलोमीटर। तो आपने उसको बुला भी लिया, अभी आप चाइना को इनवाइट भी कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने अमेरिकन को भी बुला लिया है। तो ये डंपिंग यार्ड के आपने यहाँ पे ही वॉर रूम बना देना है, तो कैसे कंट्रोल होगा? क्योंकि ये दोनों एक चीज में माने जाते हैं कि वो डेटा तो बिल्कुल अपना यूज कर लेते हैं, मिस यूज कर लेते हैं। तो आप सबको डेटा देते चले जा रहे हो। आपने एलन मस्क को भी आप दे रहे हो, अब वो आएगा जाएगा स्पेस एक्स लेके। तो आई डोंट नो इनकी कौन सी पॉलिसी है, वेदर वन साइडेड नहीं। और इसकी वजह से जिस दिन रशिया आज तक आपसे नाराज नहीं हुआ, जिस दिन रशिया नाराज हो जाएगा तो आपका क्या पोजीशन आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स के आप फाउंडर मेंबर हो। आपको ये सीरियसली सोचना चाहिए कि यू आर द फाउंडर मेंबर, यू कैन नॉट वर्क आउट फ्रॉम देयर। तो आपका क्या, आप सबको साथ में लेने की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी की पॉलिटिक्स में अभी तो मल्टीपोलर होता चला जा रहा है। तो मल्टीपोलर में यही होगा कि आपको सबको साथ में लेना पड़ेगा। आप आपका डोमिनेंस एशिया में ये कंपेयर करते हो कि मैं अमेरिका हो जाऊं या चाइना हो जाऊं, इट इज जस्ट नथिंग मोर देन मिसनोमर। जी, आपने जो डेटा की बात की उसमें एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने 100 करोड़ कमाए व्हीकल्स डेटा देकर प्राइवेट पार्टीज को। अब इसका अधिकार आरटीओ का डेटा देना, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसने कब गाड़ी खरीदी, कितने में खरीदी, ये डेटा प्राइवेट पार्टीज को देना ही डेटा फिडुशियरी क्रिएट करता है। सरकार डेटा फिडुशियरी बन के जो राइट्स हैं, लोगों के अख्तियार हैं, उनका उल्लंघन कर रही है और ये बहुत सीरियस बात है। लॉजिस्टिक्स पार्क बना के अगर आप इस तरह से सारी कंपनियों को टेक ओवर कर लेंगे तो फिर आपके पास सिवाय ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन या एलन मस्क जैसे लोगों के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके इन चीजों को उनके हाथ में सौंपने में कोई देरी नहीं लगेगी। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।